हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो साइंस की क्लास नंबर 31 आज स्टार्ट करते हैं, जो कि आने वाले एएलपी और टेक्नीशियन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए। तो इसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन और लास्ट में फिर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं। ठीक है ना, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो उष्मा का बहुत अच्छा चालक है वो कौन है? तो ये पारा है। कौन है? पारा है, जो कि उष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है, ये बताना है। तो स्टेनलेस स्टील जब बनाते हैं तो लोहा में उसमें क्या मिलाया जाता है, ये बताना है। तो क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकेल को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, उष्मा का न्यूनतम संचालक होता है। तो उष्मा का न्यूनतम संचालक जो होता है वो कौन होता है? तो सीसा होता है। ठीक है ना, सीसा जो होता है उष्मा का न्यूनतम संचालक होता है और अच्छा संचालक जो होता है आपका पारा होता है। ठीक है, चलिए आगे। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है उसे क्या बोलते हैं? ठीक है ना, तो सामान्य ताप पर जो ठोस अवस्था में रहता है उसे आयोडीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे आयोडीन कहते हैं। नेक्स्ट है, वायुयानों के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वायुयान के जो टायर है उसमें कौन सी गैस भरा जाता है, दरअसल ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए। तो वायुयान के टायर में जो कौन सा गैस भरते हैं तो उसे हीलियम गैस को भरते हैं। क्या भरते हैं? हीलियम गैस को भरते हैं। ठीक है, चलिए आगे हैं। सूर्य के न्यूक्लियर ईंधन क्या होता है, ये बताना। तो सूर्य के न्यूक्लियर ईंधन क्या है? तो हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए आगे। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ये बताना। तो विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन, जो कि विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अम्ल वृष्टि का कारण है। तो अम्ल वृष्टि का कारण क्या है, ये बताना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? अम्ल वृष्टि का जो कारण होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, यानी जो अम्लीय वर्षा होते हैं ना वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होते हैं। नेक्स्ट है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल्य तत्व है। तो कौन है? तो कार्बन है। कौन है? कार्बन। तो सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य जो मूल्य तत्व होता है वो कार्बन होते हैं। नेक्स्ट है, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में जो बहुलक प्रयुक्त होता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है, वह कौन होता है, ये बताना है। ठीक है ना, तो पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है? तो पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग होता है। किसमें? बुलेट प्रूफ जो वस्तु बनता है उसमें निर्माण में बहुलक का जो प्रयोग करते हैं वो पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, सुबह चालित इंजनों में हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है? तो मेथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। सुबह चालित जो इंजन होते हैं उसमें हिम निरोधी के रूप में जो प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं? तो मेथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग में लाए जाने वाली जो गैस होता है उसका नाम क्या है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए जो प्रयोग होता है वो एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैस का प्रयोग होता है। तो दोनों ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, एसिटिलीन गैस का भी प्रयोग होता है और एथिलीन गैस का भी प्रयोग होता है कच्चे फल को पकाने के लिए। नेक्स्ट है, शक्कर के किण्वन से बनता है। तो क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल बनता है। ठीक है ना, तो शक्कर के किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनते हैं। नेक्स्ट है, खाद्य संरक्षण यानी फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो किसको प्रयोग करते हैं खाद्य संरक्षण के लिए, यानी कि फूड प्रोसेसिंग हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। खाद्य को संरक्षण यानी कि जो फूड प्रोसेसिंग होता है उसमें प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शहद का प्रमुख घटक है। चलिए, शहद का प्रमुख घटक कौन है, ये बताना। ठीक है ना, तो शहद का प्रमुख घटक होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे फ्रक्टोज यानी कि फल शर्करा बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन जो होता है वो कौन होता है? तो थायरॉक्सिन होता है। ठीक है ना, थायरॉक्सिन जो होता है वो आयोडीन युक्त हार्मोन होता है, यानी कि थायरॉक्सिन में आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, यानी कि दूध से रिलेटेड जो भी वर्ड आए, ठीक है ना, दूध से रिलेटेड कुछ भी आए, दही आए, दूध आए, ठीक है ना, तो इसमें अम्ल की बात आता है तो वहाँ पर लैक्टिक अम्ल आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी कि लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध से रिलेटेड कोई भी सामग्री हो उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो उसे ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है ना, मतलब एक कॉमन सेंस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, तो इससे आपको कभी कभी छांटने में ऑप्शन काम आ जाएगा। ठीक है ना, तो खुले में कुछ देर जब दूध रखते हैं तो खट्टा हो जाता है, तो किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है।
नेक्स्ट है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन जो होता है वो कौन होता है, तो एलीथ्रीन होता है। कौन होता है, एलीथ्रीन, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो रेशेदार कांच का प्रयोग होता है, ठीक है ना, तो रेशेदार कांच का प्रयोग होता है किसमें, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है, तो कौन होता है, तो कोयला होता है, ठीक है ना, तो भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान किसका है, तो कोयला का है, ठीक है ना। चलिए फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं, फूलों का अध्ययन। नेक्स्ट है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध होता के कारण होता है, यानी कि लहसुन जब छीलते हैं ना तो गंध आता है उसे, तो किसके कारण गंध आता है, तो ये होता है सल्फर यौगिक के कारण। किसके कारण, सल्फर यौगिक के कारण गंध लगता है, ठीक है ना, यानी गंध आता है उससे, ठीक है। चलिए आगे है मुर्गियों में रिएक्टस रोग का कारण होता है, तो मुर्गियों में रिएक्टस का जो कारण होता है वो विटामिन डी की कमी से होते हैं, ठीक है ना, तो रिएक्टस जो किसी में यानी कि छोटे बच्चे में भी रिएक्टस होते हैं, ठीक है ना, तो वो होता है विटामिन डी की कमी से होते हैं, ठीक है। चलिए आगे है मानव में श्वेत रक्त कणों यानी कि WBC का जो व्यास होता है, ठीक है ना, यानी कि डायमेंशन जो होता है वो कितना होता है ये बताना है। तो इसका डायमेंशन यानी कि व्यास जो होता है 0.007 mm होता है, ठीक है ना, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो यूरिया को रक्त यानी कि ब्लड से अलग कौन करता है, तो गुर्दा के द्वारा किया जाता है, यानी कि किडनी के द्वारा। नेक्स्ट है एक जलीय पौधे को कहा जाता है, तो एक जलीय पौधा होता है उसे हाइड्रोफाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हाइड्रोफाइट। नेक्स्ट है लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, तो लाइकेन जो मिश्रित जीव है वो किसके बने होते हैं, तो कवक और शैवाल के बने होते हैं लाइकेन, ठीक है ना, तो लाइकेन किसके बने होते हैं, तो कवक और शैवाल के बने होते हैं लाइकेन, ठीक है ना। चलिए आगे है प्रोटीन के पाचन में सहायक जो एंजाइम होता है वो कौन है, तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होता है उसे ट्रिप्सिन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, ट्रिप्सिन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है शरीर में ऊतकों का नियोग होता है, तो किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है, ठीक है ना, तो शरीर में ऊतकों का जो नियोग होता है वो प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, तो विटामिन डी में जो है वो उसे सर्जन में क्या पाया जाता है, तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, ठीक है ना, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है। नेक्स्ट है लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं, तो एड्रीनल हार्मोन को बोलते हैं, ठीक ना, एड्रीनल ग्रंथि इसे बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु जो प्रयोग किया जाने वाला गैस है, तो अभी बताएं तो एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है फुट और माउथ रोग पाया जाता है, तो फुट और माउथ रोग जो होता है वो किस में होता है, तो मवेशी व सुअर में होते हैं, ठीक है ना, तो फुट व माउथ रोग जो होता है वो मवेशी एवं सुअर में होते हैं। नेक्स्ट है आपको भोजन विषाक्तता का कारण होता है, तो भोजन विषाक्तता हो जाता है, यानी भोजन में क्या हो जाता है, जहर फैल जाता है, तो किसके कारण होता है ये बताना है। तो सैलियोनेला, ठीक है ना, सैलियोनेला बैसिलाई के कारण होता है, ठीक है ना, थोड़ा टेढ़ा नाम है, ठीक है, सैलियोनेला बैसिलाई के कारण भोजन विषाक्तता का कारण होता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एथलीट फुट जो बीमारी होता है तो किससे होता है, तो एथलीट फुट जो होता है वो फफूंद से होता है, ठीक है ना, एथलीट फुट बीमारी जो किससे होता है, तो फफूंद से होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है, तो किससे होता है, किसके कारण होता है ये बताना। तो डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो किसके कारण होता है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना, तो डाउन सिंड्रोम रोग जो है वो गुणसूत्रों की जो संख्या है ना उसमें परिवर्तन होने के कारण डाउन सिंड्रोम रोग होते हैं। नेक्स्ट है गोल कृमि यानी कि निमेटोड, ठीक है ना, से होने वाला जो रोग है वो उसे क्या बोलते हैं, तो गोल कृमि से होने वाला जो रोग होता है उसे फाइलेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, फाइलेरिया बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्राइटस, ठीक है ना, ब्राइटस रोग प्रभावित करता है, तो ब्राइटस जो रोग है वो किसे प्रभावित करता है, यानी शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो गुर्दे को यानी कि किडनी को प्रभावित करता है, ठीक है ना, तो ब्राइटस रोग जो गुर्दे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है पेयजल को शुद्ध करने वाले दो रासायनिक पदार्थ हैं, तो कौन कौन है ये बताना है। तो पेयजल है उसे शुद्ध करने वाले दो रासायनिक पदार्थ है, उसमें कौन कौन है, तो पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर है। पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर दो रासायनिक पदार्थ हैं जो पेयजल को क्या करता है, शुद्ध करता है, तो दोनों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हवा से हल्की गैस का नाम क्या है, तो हवा से हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, तो हवा से हल्की होती है क्या, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है हवा से भारी गैस का नाम क्या है, तो हवा से भारी होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होते हैं, ठीक है ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा से भारी होता है और हाइड्रोजन गैस जो कि हवा से हल्की होते हैं। चलिए नेक्स्ट है द्रव स्वर्ण के रूप में जाना जाता है, तो किसे द्रव स्वर्ण के रूप में किसे जानते हैं, तो द्रव स्वर्ण के रूप में पेट्रोल को जानते हैं। किसे जानते हैं, पेट्रोल को। सफ़ेद स्वर्ण के कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, सफ़ेद स्वर्ण। सफ़ेद स्वर्ण किसे कहते हैं, तो प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं ये बताना है, तो इसका राइट आंसर है आपका 2, ठीक है ना, तो मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 2 प्रकोष्ठ होते हैं।
नेक्स्ट है गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं ये बताना है। जब गोताखोर समुद्र में जब गोता लगाते हैं तो कौन सी गैस के मिश्रण के सांस लेते हैं ये बताना, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन तथा हीलियम के वह सांस लेते हैं, ये गैस यानी कि ऑक्सीजन और हीलियम गैस जो है उसके मिश्रण से वह क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई ये बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है वो 1971 में लागू हुई थी। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक है, तो कौन कौन घटक है, तो चूना, सिलिका और एल्यूमिना होता है, ठीक है ना। तो पोर्टलैंड सीमेंट जो बनता है वो चूना, सिलिका और एल्यूमिना के क्या मिलता है, मिश्रण से बनते हैं। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक होता है तो जूल होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है तो जूल। चलिए नेक्स्ट है 1 पिकोग्राम बराबर होते हैं तो क्या होते हैं, तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर -12 ग्राम होता है, ठीक है ना। तो 10 के पावर -12 ग्राम 1 पिकोग्राम के बराबर होते हैं। चलिए आगे है भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई ये बताना। तो भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई, तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 1957 ईस्वी को, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल 1957 ईस्वी को क्या किया गया था, भारत में मीट्रिक प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। और ऐसे 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है क्या, मूर्ख दिवस, ठीक है ना, मूर्ख दिवस, ठीक है ना, अप्रैल फूल जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे है भारत का दाब मापा जाता है, तो भारत बोल दिए, गैसों का दाब मापा जाता है तो किससे मापा जाता है ये बताना, ठीक है ना। तो गैसों का दाब मापते हैं मैनोमीटर से मापते हैं, पता नहीं दिमाग में क्या क्या चलते रहता है। गैसों का दाब मापा जाता है तो किससे मापा जाता है, तो मैनोमीटर से मापते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे इसे। आगे है टैकियोमीटर, टैकियोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। तो टैकियोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है, तो वायुयान और मोटर होता है ना, मोटर का, उस मोटर की गति मापा जाता है, किससे, टैकियोमीटर से मापा जाता है। वायुयान की और मोटर की गति मापे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे है पौधों में वृद्धि मापने वाला जो यंत्र है उसे क्या बोलते हैं, तो पौधों में जो वृद्धि मापने के यंत्र है उसे क्रेस्कोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, क्रेस्कोग्राफ बोलते हैं, जो कि पौधे में कितने वृद्धि होता है ये मापने का कार्य करता है। नेक्स्ट है क्रेस्कोग्राफ है, उसके आविष्कारक कौन थे, तो जगदीश चंद्र बोस थे। कौन थे, जगदीश चंद्र बोस, जो कि क्रेस्कोग्राफ के आविष्कारक थे। नेक्स्ट है रडार, ठीक है ना। रडार का पूर्ण रूप क्या होता है, तो रडार का पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, ठीक है ना। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है किसका, रडार का पूर्ण रूप होता है। जैसे अपन लोग खोलते हैं ना क्रिकेट तो बोलते हैं कि हमारे रडार में आए तो 6 मारेंगे, ठीक है ना। तो रडार का पूर्ण रूप याद रखिएगा, क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, ठीक है ना। तो इसका पूर्ण रूप होता है रडार का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता, ठीक है ना, का आकलन किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है ये बताना है। तो पीएच पैमाने से किया जाता है, ठीक है ना। और पीएच जो पैमाना इसके आविष्कारक थे सारेंसन नामक व्यक्ति, कौन थे, सारेंसन, ठीक है ना। तो सारेंसन नामक व्यक्ति हैं जो पीएच पैमाना है उसके आविष्कारक माने जाते हैं। और पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता, ठीक है ना, यानी कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय वो कैसे पता लगाते हैं, तो पीएच के मान से लगाते हैं, ठीक है ना। और देखिए इसमें भी ये भी ध्यान रखेगा कि कोई भी जो पदार्थ है वो 7 से, यदि पीएच मान यदि 7 है तो वो क्या रहेगा, उदासीन रहेगा, क्या रहेगा, उदासीन। 7 से यदि अधिक हो गया, मतलब मान के चले 7 से आगे हैं तो ये हो जाएगा क्या, क्षारीय, क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। जैसे ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, ठीक है ना। और 7 से जो कम होता है, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे अम्लीय बोलते हैं, ठीक है ना। तो 7 से कम रहेगा, ठीक है ना। जैसे नींबू का होता है 2.5 या 2.4 लगभग होते हैं, ठीक है ना, 2.4 या 5 होता है, तो ये क्या होता है, अम्लीय होते हैं, ठीक है ना। तो जो अम्लीय रहेगा वो 7 से कम रहेगा उसका पीएच मान, और 7 से जो अधिक रहता है उसका क्षारीय बोलते हैं। और जो 7 रहता है वो क्या रहता है, उदासीन। जैसे शुद्ध जल जो रहता है वो क्या रहता है, उदासीन होते हैं, जिसका पीएच मान 7 होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है। तो समुद्र में समान जो लवण होता है उसको कौन सी रेखा प्रदर्शित करता है, तो उसे बोलते हैं आइसोहे लाइन, ठीक है ना। आइसोहे लाइन बोलते हैं, जो क्या करता है, समुद्र में लवणता, समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि चिन्हित किया जाता है। तो कौन सी लाइन से, आइसोहे लाइन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो वाटर जेट तकनीक जो है यानी टेक्नोलॉजी जो है वो किस में प्रयोग किया जाता है ये बताना। तो किस में प्रयोग होता है, यह प्रयोग होता है अग्नि शमन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो वाटर जेट तकनीक जो है यानी टेक्नोलॉजी जो है उसे अग्नि शमन में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हारोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो हारोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो समय मापन का अध्ययन किया जाता है। किसका, समय मापन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है। तो घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है उसे क्या बोलते हैं, ट्राइबोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, ट्राइबोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे है गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। तो गति के नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, न्यूटन ने किया था, ठीक है ना। तो गति के नियम प्रतिपादन किया था न्यूटन ने, ठीक है। आगे है पार्सेक इकाई है, तो किसकी इकाई है, तो दूरी का इकाई है पार्सेक, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है एक बैरल बराबर होता है, तो एक बैरल बराबर कितना होता है, कितना डेसिबल मतलब पूछ रहा है डेसिबल में, ठीक है। तो एक बैरल बराबर होते हैं तो कितना होता है, तो 10 डेसिबल के बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो एक बैरल बराबर क्या होता है, 10 डेसिबल होते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे है सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, तो सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है क्या, सापेक्षिक आर्द्रता। नेक्स्ट है न्यूटन के गति, न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं ये बताना है। तो न्यूटन के गति के प्रथम गति के नियम है उसे जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब तक कोई वस्तु पर धक्का नहीं लगाया जाता जब तक वह रुका रहता है, प्रथम गति में ही है कि जब तक कोई वस्तु रुकी है तब तक रुकी रहेगी, जब तक कोई बाहरी बल न लगाया जाए, ठीक है ना। यानी कि जड़त्व में वो खड़ा रहता है, मतलब उसी विरामावस्था में रहता है, ठीक है ना, यानी कि जड़त्व में, ठीक है। इसलिए उसे जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है ना, तो केंद्र पर जी का जो मान होगा क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है ना। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का मान होता है क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। और सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ध्रुव पर होता है, ठीक है। आगे है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा, तो ये बताना। तो ये होता है परिवर्तनशील होता है, क्या होता है, परिवर्तनशील। नेक्स्ट है हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा, ये बताना है। तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, क्या गिरेगी, लकड़ी की गेंद जो है वो बाद में गिरेगी। जब हवा में लोहे की और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराएंगे तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, यानी कि लोहे की गेंद क्या गिरेगी, लोहे की जो गेंद है वो पहले गिरेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की एक गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा, निर्वात में, ठीक है ना, इसे ध्यान रखिएगा। निर्वात में जब गिराएंगे तो क्या पहुंचेगा, दोनों एक साथ पहुंचेगा। जबकि पीछे जो क्वेश्चन था वो कहा था हवा में, ठीक है ना, तो हवा में गिराएंगे तो लोहे की गेंद पहले गिरेगी और लकड़ी की गेंद बाद में। जबकि निर्वात में गिराएंगे तो लोहे की गेंद और लकड़ी की जो गेंद है दोनों समान गिरेगी, यानी कि एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी, ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रखिएगा। आगे है एक जूल बराबर होता है तो 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होते हैं, ठीक है ना, तो 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होते हैं एक जूल। नेक्स्ट है एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो क्या होता है, 746 वाट होता है, ठीक है ना, तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट है एक माइक्रोन बराबर होता है, तो एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm होते हैं, ठीक है ना, तो 0.001 mm होता है क्या, एक माइक्रोन के बराबर होते हैं। बहुत बार एग्जाम में आया है, तो इसे स्टार बना के आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो B12 में, यानी कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो कौन है, तो दुग्ध प्रोटीन को, दूध जो प्रोटीन है उसे पचाने वाला जो एंजाइम होता है उसे रेनिन कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसे रेनिन बोलते हैं। मतलब कि दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसमें कौन से एंजाइम पचाने का कार्य करता है, तो रेनिन नामक एंजाइम है वो काम करता है, ठीक है। चलिए आगे है आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है, तो क्या है इसका कारण, तो भंडारण में O2, ठीक है ना, भंडारण में O2 यानी कि ऑक्सीजन की कमी, ठीक है ना, O2 हो जाएगा ये। तो आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या है, तो भंडारण में O2 यानी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है आलू में क्या होता है, ब्लैक हार्ट रोग होते हैं, ठीक है। जब भंडार में कहीं रखते हैं ना, कहीं आलू को रख दिए वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होता है तो ब्लैक हार्ट रोग पकड़ लेता है आलू में। चलिए अब बढ़ते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन की ओर। एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि आपको इसमें टोटल जो क्वेश्चन रहेगा लगभग 7 या 8 क्वेश्चन है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी अपन देखते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो इसका आंसर आप लोग भी जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है, ये बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आप सोचिए और बताइए, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि अग्नाशय। इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन बी अग्नाशय है, ठीक है ना। तो अग्नाशय जो मनुष्य के पाचन तंत्र का एक क्या है, भाग है। चलिए देखते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चलिए पाचन जो कि होता है, पाचन जो है वो पाचन तंत्र या पाचन क्षेत्र आहार नाल में संपन्न होता है, यानी कि पाचन जो है वो पाचन तंत्र या पाचन क्षेत्र जिसे आहार नाल बोलते हैं उसमें क्या होता है, संपन्न होता है, यानी कि खत्म होते हैं। पाचन तंत्र मुंह से लेकर गुदा तक फैली हुई एक नली है, ठीक है ना। तो पाचन तंत्र जो है वो क्या है, तो मुंह से लेकर के गुदा तक फैली हुई एक नली है, जिसके मुख्य भाग होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन है। जैसे कि आपको हो जाता है कौन, मुंह यानी कि माउथ, ठीक है ना। उसके बाद ग्रसिका होते हैं, उसके बाद आपको अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद होता है बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद होते हैं क्या, गुदा, ठीक है ना। तो गुदा इतने होते हैं, यानी कि टोटल 6 होते हैं। इसका जो मुख्य भाग है वो कितने हैं, टोटल 6 हैं। मुंह हो गया, ग्रसिका हो गया, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा, ठीक है ना।
तो ये आपको बताया ना इसमें कि पाचन तंत्र जो होता है मुंह से लेकर के गुदा तक फैली हुई ये क्या है, नली है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। ठीक है ना, यानी कि मुंह में पाचन होता है तो कौन सा पोषक तत्व है जिसका मुंह में सर्वप्रथम पाचन होता है ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है ना, कौन है, कार्बोहाइड्रेट जिसका सर्वप्रथम पाचन जो है वो मुंह से होते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट का मुख से पाचन प्रारंभ हो जाता है। लार में टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो किस में होता है, लार में होता है। ठीक है ना, पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक कौन होता है, तो टाइलिन होता है जो कि लार में पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है विटामिन सी की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी जिसे अस्कर्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, अस्कर्वी बोलते हैं। ठीक है ना, अस्कर्वी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन है डी। ठीक है, चलिए तो इसका देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। विटामिन सी जिसकी कमी से क्या होता है, अस्कर्वी होता है। ठीक है ना, अस्कर्वी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम स्कार्बिक एसिड है। इसका रासायनिक नाम क्या है, स्कार्बिक एसिड, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। प्राचीन काल में समुद्री यात्रा करने वाले व्यक्तियों को अस्कर्वी रोग हो जाता था। ठीक है ना, तो प्राचीन में होता था। ठीक है, प्राचीन विटामिन सी का मुख्य जो स्रोत है वो कौन कौन है, तो संतरा, नींबू, मौसमी इत्यादि सभी क्या है, तो विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। यानी कि जो खट्टे टाइप के जो होते हैं ना, जैसे संतरा, नींबू, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा खट्टे लगते हैं ना, तो जो खट्टे वाला होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी किसमें पाया जाता है, तो आंवला में, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए बेरी जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है, रिएक्टस विटामिन डी, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, तो ये समझ भी ध्यान में रखते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है तो कौन सा है वो बताना। ठीक है ना, तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन है डी यानी कि ऑक्सीजन, जो कि कितना पाया जाता है, 65% पाए जाते हैं किसमें, मानव शरीर में। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है जिसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं, जो कि 65% पाया जाता है, जबकि कार्बन 18, नाइट्रोजन 3 तथा कैल्शियम 1.4% पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनती है ये बताना। ठीक है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को अभिक्रिया जब 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराएंगे तो क्या बनेगा ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। क्या बनेगा वो, मीथेन। ठीक है, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन से कराने पर क्या बनता है, तो मीथेन गैस बनता है। यानी कि H2 से जब कराएंगे यानी कि हाइड्रोजन से कराएंगे तो क्या बनेगा, मीथेन गैस यह बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाइलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता जो होते हैं वो कौन होता है ये बताना है। तो हाइलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी यानी कि कौन है, फ्लोरीन होता है। ठीक है ना, किसमें होता है, तो फ्लोरीन में। ठीक है, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाइलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन है, तो फ्लोरीन, जिसका सूत्र F2 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो F2 जो होता है क्या होता है, फ्लोरीन का सूत्र होता है, यानी कि संकेत होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या है ये बताना है। तो हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या है ये बताइए। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि कैल्शियम फास्फेट। क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट होते हैं। ठीक है ना, तो हड्डियों और दांतों में मुख्य जो संघटक होते हैं वो कौन होते हैं, तो कैल्शियम फास्फेट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हड्डियों एवं दांतों का जो मुख्य संघटक है उसे क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोक्लिसी। ठीक है ना, हाइड्रोक्सी। ठीक है ना, हाइड्रोक्सी लापेटाइट। ठीक है ना, ये ध्यान रखें, थोड़ा टेढ़ा नाम है। ठीक है ना, हाइड्रोक्सी लापेटाइट इसका नाम बोलते हैं, है जो कि एक क्या होता है, क्रिस्टलीय कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है, क्रिस्टलीय कैल्शियम फास्फेट होता है यह। ठीक है ना, तो हाइड्रोक्सी लापेटाइट। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है ना, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, दूध उदाहरण है, तो दूध किसका उदाहरण है ये बताना है। ठीक है, तो दूध किसका उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी यानी कि इमल्सन यानी कि पायस का उदाहरण है कौन, दूध है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूध यानी कि इमल्सन पायस का उदाहरण है। दूध जो इमल्सन यानी कि पायस का उदाहरण है। इसमें
इसमें अवस्था तथा माध्यम दोनों क्या होते हैं, द्रव्य होती है, ठीक है ना। तो इमल्सन और या पायस जो होते हैं उसमें क्या होता है, जो अवस्था होता है और माध्यम होता है, दोनों के दोनों क्या होता है, द्रव्य होते हैं, ठीक है ना। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।